चुनाचे उसी रोज मुझे शाम की फ्लाइट में जगह मिल गई। रात हो चुकी थी जब दिल्ली पहुंचा। अपने मोती नगर वाले छोटे से बंगला नुमा मकान में पहुंचा तो नौकरानी ने बताया कि माताजी को दिल का दौरा पड़ा था, वो अस्पताल में है। मैंने परेशानी का इजहार किया और गाड़ी निकालकर सीधा अस्पताल पहुंचा। वहां सुजाता कृष्णा कुमारी, सुजाता के माता पिता, कृष्णा कुमारी का जौहरी खावंद, कृष्णा कुमारी की सास और ससुर भी मौजूद थे। मैंने अंदाजा लगा लिया कि बूढ़ी औरत मरने वाली है। माताजी पर 2 रोज पहले दिल का शदीद दौरा पड़ा था और वो तब से बेहोश पड़ी थी। उसी रात माताजी पर लोग सिधार गए। मैं उनकी लाश से लिपट कर रोता रहा और जितने आंसू बहा सकता था बहाता रहा। बंबई से मेरे चचा दुर्गा प्रसाद भी आ गए। पिछले साल से वो अपना कारोबार नागपुर ले गए थे। क्रियाक्रम पर अजीब अजीब रस्में अदा की गई। अंतिम संस्कार का वक्त आया तो मेरा सर एक बार फिर मूंड दिया गया। माताजी की लाश चिता पर पड़ी थी। उनका सारा जिस्म घी में तर लकड़ियों में छुपा हुआ था। मुझे चिता को आग दिखाने के लिए कहा गया। मैंने चिता को आग लगाते हुए दिल ही दिल में कहा, अगर मरने के बाद तुझे मेरे राज का पता चल गया है और तू मेरी असली हकीकत को पहचान गई है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुझे कोई दुख नहीं दिया। तेरे मरे हुए बेटे को फिर से जिंदा करके तुझे बेटे का प्यार दिया है। मुझे तसल्ली है कि तू अगर मेरा राज जान गई है तो किसी को पता नहीं सकेगी। चिता की लकड़ियां घी में चुपड़ी हुई थीं। देखते ही देखते चिता से शोले बुलंद होने लगे। 3 दिन तक रसूमात अदा होती रही। मेरे दफ्तर के सभी लोग माताजी का अफसोस करने मेरे घर पर आए। तीसरे यानी सोम की रस्म के बाद मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। इन 3 दिनों में मुझे इतना वक्त ही न मिल सका कि मैं किसी तरकीब से अपने बॉस से पाकिस्तान में राब्ता कायम कर सकता। जब सब रिश्तेदार चले गए तो मैं अपनी कोठी में अकेला रह गया। मैंने आज़ादी का सांस लिया। अब अगर मुझे कहीं से वायरलेस सेट मिल जाता तो मैं बड़ी बेफिक्री के साथ अपने बॉस से बातचीत कर सकता था। मैंने वायरलेस सेट के हुसूल के लिए खुफिया तौर पर तगोदो शुरू कर दी। ये काम बड़ा नाजुक था। जरा सी बेएहतियाती मुझे भयानक सूरत हाल से 2-4 कर सकती थी। दिल्ली में अपना सिफारत खाना इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद कर सकता था, मगर मुझे अपने सिफारत खाने का रुख करने से सख्ती से मना कर दिया गया था। इसी जुस्तजू में एक रोज मैं नई दिल्ली कनॉट प्लेस की एक रेडियो की बहुत बड़ी दुकान में गया तो वहाँ एक वायरलेस सेट पड़ा देखकर चौंका। पहले मैं रेडियो और टीवी सेट देखता रहा, फिर दुकानदार से पूछा कि आप वायरलेस सेट भी फरोख्त करते हैं। इस पर दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं महाशय जी, ये तो महकमा मौसमियात वालों का है, मुरम्मत के लिए आया है। अचानक मेरे जहन में एक स्कीम बेदार हो गई। दुकान बहुत आलीशान थी, लाखों का सामान पड़ा हुआ था। सेल्समैन चल फिर कर ग्राहकों को टीवी सेट वगैरह दिखा रहे थे। दुकानदार भारी भरकम उधेड़ उमर लाला था। शक्ल से कम हिम्मती टपकती थी। बहुत जल्द मेरे काबू में आ सकता था। उस वक्त काउंटर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो फोन करने लगा। मैंने सिगरेट सुनगा लिया। मैं बेहतरीन सूट में था। जब दुकानदार फोन कर चुका तो मैंने पूछा, आपका नाम क्या है महाशय जी? अग्रवाल तो आप जरूर होंगे, क्योंकि आपकी दुकान का नाम ही अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो हंसते हुए बोला, मेरा नाम करमचंद अग्रवाल है, जद्दी पुश्ती दिल्ली के रहने वाले हैं। मैंने जेब से अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, अग्रवाल जी, मेरा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। वो एकदम घबरा गया। मैंने फौरन उसको तसल्ली देते हुए कहा, घबराइए नहीं महाशय जी, भगवान न करे ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे दफ्तर का एक वायरलेस सेट अरसे से खराब पड़ा है। हम हेडक्वार्टर को चिट्ठियां लिख लिख कर तंग आ गए हैं। अभी तक नया वायरलेस सेट हमें नहीं दिया गया। आप तो जानते ही होंगे कि दफ्तर की कार्रवाइयां कैसे चलती है। अब हमने फैसला किया कि हम अपने दफ्तर के फंड में से एक नया वायरलेस सेट खरीद लेते हैं, क्योंकि एक सेट से हमारा काम नहीं चल रहा। बस आप हमें कोई नया या पुराना वायरलेस सेट ले दें, हम आपको मुंह मांगे दाम दिलवा देंगे। क्या ख्याल है? दुकानदार मजीद घबरा गया। उसने साफ इनकार कर दिया कि वायरलेस सेटों का तो वो बिल्कुल कारोबार नहीं करता। बोला, ये जी पहली बार एक वायरलेस सेट मरम्मत के लिए आया है, वो भी सरकारी है। अब मैंने अंधेरे में एक तीर जला दिया कि शायद निशाने पर लग जाए। मैंने हिंदू दुकानदार की कलाई पकड़कर दबाई और चेहरा उसके करीब करते हुए गंभीर आवाज में कहा, अग्रवाल जी, सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास इस बात का सबूत है कि आपकी दुकान पर गैर कानूनी वायरलेस सेट तैयार होते हैं और उन्हें मॉरिशस आइलैंड और जम्मू कश्मीर प्रांतों को स्मगल किया जाता है। दुकानदार का रंग एकदम जर्द पड़ गया। उसकी कलाई ठंडी हो गई थी। मैंने अंधेरे में दूसरा तीर छोड़ दिया। मैं भी इसी वक्त आपकी दुकान ही से DIG पुलिस को फोन करके यहाँ बुलवा सकता हूँ। फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आप पर स्मगलिंग का ही नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क से जासूसी का भी मुकदमा चलेगा। पुलिस वाले आपकी सारी हड्डियां तोड़ देंगे और फिर या तो आपको शूट कर दिया जाएगा या फिर उम्र भर के लिए जेल में फेंक दिया जाएगा। लाला कांपने लगा, होंठ खुश्क हो गए। मेरा तीर इत्तेफाक से निशाने पर जा लगा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, इधर तशरीफ लाइए। वो मुझे काउंटर के पीछे बने हुए छोटे से कमरे में ले गया और अंदर आते ही मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। महाशय जी, मुझ पर दया करें, मुझ पर रहम करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे राम लभाया ने इस बुरे काम में डाला है। मैंने लाला जी को गर्दन से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में CID इंस्पेक्टर की तरह आंखें डालकर पूछा, ये राम लभाया कौन है? लाला जी ने प्राण छोड़ दिए थे।
रंग उड़ चुका था, जिस्म कांप रहा था। बोला, वो अंडमान में रहता है जी, वही रहता है जी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैंने लाला को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहा, तुम साल में कितने वायरलेस सेट तैयार करके गैर कानूनी तौर पर बाहर स्मगल करते हो? अग्रवाल ने हाथ बांध रखे थे, खुश्क होंठों को रेशमी धोती के पल्लू से साफ करते हुए बोला, सरकार यकीन करें मैं सेट नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं बनाता। ये काम राम लभाया का एक आदमी करता है, मेरे कारखाने में वो सिर्फ असेंबल होते हैं। मैंने कहा, कानून के आगे तुम अपराधी हो, भारत के दुश्मन नंबर 1 हो। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करके अपना फर्ज अदा करता हूँ। मैं उठकर यूं बाहर जाने लगा जैसे काउंटर पर से DIG दिल्ली को फोन करने जा रहा हूँ। मुझे कभी यकीन नहीं आ सकता था कि ये शख्स इस काम में मुलव्विस था और मेरा काम इतनी जल्दी बन जाएगा। वो मेरी टांगों से लिपट गया, दया करें महाराज, मेरा सारा खानदान तबाह हो जाएगा। हाँ आप बैठें। वो बौखलाया हुआ था। उसने एक कैबिनेट के दराज को चाबी लगाकर खोला और नोटों की गुड्डियां निकालकर मेरे कदमों पर रख दी। साथ ही चेकबुक खोलकर बोला, ये 1 लाख रुपए के नोट है, ये मेरी तरफ से आपकी भेंट है। इस चेक पर आप 4-5 लाख जितनी रकम चाहें अपने हाथ से भर लें, मैं दस्तखत कर दूंगा, मगर मुझे पुलिस के हवाले न करें। ये आदमी मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में आ चुका था। मैंने नोटों की गुड्डियों को पांव से एक तरफ कर दिया, चेकबुक को लेकर चारपाई पर फेंका और घबराए और बौखलाए हुए लाला अग्रवाल के कांधों पर दोनों हाथ का बोझ डालकर आहिस्ता से कहा, महाराज आप तशरीफ तो रखें, मुझे रिश्वत से कोई सरोकार नहीं, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। लाला अग्रवाल ने हाथ जोड़कर आजिजी से कहा, महाराज ये रिश्वत नहीं है, ये तो आपकी भेंट है। अब इस लाला से असल बात करने का वक्त आ गया था। मैंने ये तासुर बिल्कुल न दिया और ना देना चाहता था कि मैं उसे राजदारी में ले रहा हूँ, बल्कि किसी कदर तहकुमाना अंदाज में कहा, हमें अपने दफ्तर के लिए एक छोटे ट्रांसमीटर सेट की जरूरत है। हम दफ्तरी सुर्ख फीते के चक्कर में वक्त जाया नहीं करना चाहते, तुम्हें इस ट्रांसमीटर की कीमत अदा कर दी जाएगी। मैंने एक सेकंड के लिए हिंदू लाला की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जो फौरन ही गायब हो गई। वो मेरी तजुर्बाकारी और चेहरा शनासी की महारत थी कि मैंने इस तब्दीली को महसूस किया, मगर मैंने भी उसे कोई अहमियत न दी और उसे हर हालत में छोटा ट्रांसमीटर हासिल करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। अगर उसने हमारे ऑफिस को फौरी तौर पर सेट मुहैया न किया तो उसे कानून के हवाले कर दिया जाएगा। करमचंद अग्रवाल हाथ बांधे बोला, महाराज मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप परसों मेरी दुकान पर आएं। भगवान ने चाहा तो कहीं न कहीं से सेट मंगवा कर रखा होगा। मैंने उसे खास तौर पर हिदायत की कि चूंकि ये सीक्रेट सर्विस और भारत की सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए वो किसी से हरगिज इस बात का जिक्र न करे। इस हिंदू लाला के सर से जैसे एक बोझ उतर गया था। मैं देख रहा था कि पहले वो जिस कदर घबराया हुआ था, अब उसके चेहरे पर तमानियत सी थी। मैंने उसे भी कोई अहमियत न दी, मेरा काम हो गया था। मुझे ट्रांसमीटर सेट की अशद जरूरत थी। अपने एजेंट से मिलने की बज़ाहिर कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। मेरा शिवाजी ट्रेनिंग स्कूल वाला मिशन नाकाम हो गया था। अपने बॉस से राब्ता बेहद जरूरी था। ये मेरा कौमी और मनसबी फर्ज भी था। करमचंद अग्रवाल ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो किसी से भी इसका जिक्र नहीं करेगा। महाराज हम तो आपके दास हैं, जो हुक्म देंगे वैसा ही होगा। मैं बड़ा खुश था कि मेरा काम बन गया। गाड़ी में बैठकर वापस अपनी कोठी में आ गया। दूसरे रोज दफ्तर गया तो मुझे सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी ने अपने कमरे में बुला लिया। मैं उसके कमरे में गया तो वो दीवार की तरफ पुष्ट किए खड़ा था। उस दीवार पर भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा लटक रहा था। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर टंडन का फोन आया था, उन्हें तुमसे कोई बात करनी है। फिर मेरी तरफ पलट कर कहने लगा, बेहतर है कि तुम अभी चले जाओ। सेक्रेटरी तिवाड़ी का चेहरा संजीदा था। मेरा माथा ठनका, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। मैंने एक सेकंड में पिछले 3-4 दिनों की अपनी नक्लो हरकत का जायजा लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं यही समझा कि हो सकता है मुझे कोई नया काम सौंपा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद ही मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करता भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहा था। पार्लियामेंट स्ट्रीट से घूमकर मैं वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट में दाखिल हो गया। इंतहाई तजुर्बाकार, जीरक और अय्यार चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर परशुत्तम दास टंडन सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक लगाए अपनी बड़ी मेज के पीछे ऊंची कुर्सी पर बैठा किसी फाइल को देख रहा था। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुशादा कमरा एयर कंडीशनड था। फाइल बंद करके उसने अलग रख दी। वो खद्दर के कांग्रेसी लिबास में था। उसने लकड़ी के बक्स को खोलकर मुझे सिगार पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ माजरत पेश कर दी। उस अय्यार हिंदू अफसर से मैं बहुत मोहतात रहता था और हमेशा उसे एक आला अफसर का एहतराम देता था। यही वजह है कि उसके सामने मैं कम से कम ऑफिस में सिगरेट नहीं पीता था। मिस्टर टंडन ने अपना सिगार सुलगाया और कुर्सी से टेक लगाते हुए एक तवील सांस ली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे एक अजनबियत सी दिखाई दी। मेरा माथा ठनका, कहीं मेरा कोई राज फाश तो नहीं हो गया।
मिस्टर टंडन ने सिगार का हल्का सा कश लगाया और बोला, कैप्टन मेहता, तुम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करने गए थे? एक लम्हे के लिए जैसे मेरी कुर्सी को किसी ने हिला दिया, जैसे ज़लज़ले का हल्का सा झटका लगा हो। मैंने फौरन अपने आप को संभाल लिया। मैं सारी बात समझ गया था। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक करमचंद अग्रवाल यकीनन सेंट्रल सीक्रेट सर्विस का आदमी था। सीक्रेट सर्विस के एक अहम रुकन होने की वजह से मुझे मालूम था कि शहर में कुछ लोग रजाकाराना तौर पर भारत की खिदमत के लिए ये काम करते हैं। वो तनख्वाहदार बिल्कुल नहीं थे। चूंकि करमचंद अग्रवाल का ताल्लुक रेडियो और ट्रांसमीटर वगैरह से था, इसलिए सीक्रेट सर्विस का उससे राब्ता था। गोया उस हिंदू लाले ने मेरे सामने ड्रामा किया था। उसने मेरे शनाख्ती कार्ड पर से मेरा नाम मालूम किया था। मैंने वैसे भी उसे साफ साफ बता दिया था कि ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। मैं तो अपने मंसूबे पर अपनी हिकमत अमली की रोशनी में काम कर रहा था। ये सारी बातें एक साथ मेरे जहन में घूम गईं और मैंने खुद को अपने केस के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। अपने चेहरे पर किसी किस्म की घबराहट के असरात बिल्कुल ना आने दिए। मैंने कहा, सर, मुझे इत्तला मिली थी कि अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक का ऐसे लोगों से मिलना है जो गैर कानूनी तौर पर वायरलेस सेट मॉरिशस आइलैंड और श्रीलंका को सप्लाई करने का धंधा करते हैं। मैं इसी सिलसिले में तहकीकात करने गया था। मिस्टर टंडन पहले तो बिल्कुल खामोश रहा, अपनी छोटी छोटी तेज और मकनातीसी आंखों से मुझे देखता रहा। फिर सिगार की राख बड़े सुकून से एस्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, तुमने उससे वायरलेस सेट किस लिए मांगा था, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? मैंने अपने मौकफ पर जोर देते हुए कहा, सर, ये मेरा ट्रैप था। मैं उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करके सबूत हासिल करना चाहता था। आखिर मैं सीक्रेट सर्विस का एक जिम्मेदार अफसर हूँ। ऐसी तहकीकात मेरी ड्यूटी में शामिल है। मिस्टर टंडन ने सिगार का हल्का सा कश लगाया और कहने लगा, कैप्टन मेहता, मुझे अफसोस है कि तुमने एक जिम्मेदार सीक्रेट ऑफिसर का सबूत नहीं दिया। जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हारी ड्यूटी में शामिल नहीं। मैंने गहरा सांस भरते हुए कहा, ठीक है सर, आई एम सॉरी। मिस्टर टंडन ने कहा, अब तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। तुम्हारा काम दफ्तर में रहकर फराइज अंजाम देना है। बाहर हमारे आदमी काम कर रहे हैं। मैंने इस मामले को ऊपर तक नहीं पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा मोहतात रहोगे। अब तुम जा सकते हो। मैं नमस्कार करके चला आया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने इस कमीने अग्रवाल से ज्यादा राजदारी के अंदाज में बात नहीं की थी। मैं उसे एक सीक्रेट सर्विस के अफसर की हैसियत से ही बोलता रहा था, वरना उसने मुझे मरवा देना था। अग्रवाल केस तो खत्म हो गया था, मगर मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया था कि मिस्टर टंडन के दिल में हल्का सा शुबा पड़ गया है। ये शुबा क्या था, वो क्या सोच रहा था, इस बारे में वाज़े तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैंने बेहद मोहतात रहने का फैसला कर लिया। वायरलेस सेट यानी ट्रांसमीटर हासिल करने का मसला अभी तक हल तलब था और मुझे बॉस से फौरी राब्ते की जरूरत थी। लेकिन हालात के पेश नज़र मैंने कुछ देर के लिए खामोश रहने का ही फैसला किया। एक हफ्ता खामोशी से गुजर गया। इस दौरान दिल्ली में अपने एजेंट ने भी मुझसे राब्ता पैदा करने की कोशिश न की। दोपहर शाम के वक्त मैं सैर के बहाने किले के सामने वाले मैदान की तरफ भी गया। उसी जगह मुझे अपना एजेंट मजजूब की सूरत में मिला था, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैंने अपने आप को दफ्तर के काम में लगा लिया। वक्त पर दफ्तर जाता, काम करता, सबसे मिलता, शाम को वापस अपनी कोठी में आ जाता। दिन में एक आध बार सुजाता का फोन आता। कभी शाम को वो अपनी माता जी के साथ भी आ जाती। थोड़ी देर बैठकर बातें करती और चली जाती। मुझसे शादी पर उसका इसरार बढ़ गया था। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। इसी तरह 15-20 दिन गुजर गए। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि सुजाता का फोन आ गया। कहने लगी, आज शाम अशोका के लॉन में बैठकर कॉफी पीने को जी चाहता है। दफ्तर से निकलकर मेरे यहाँ आ जाना, आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। मुझे क्या एतराज हो सकता था। उन दिनों वैसे भी मैं एक तरह से खाली जहन सा होकर रह गया था। सोचा चलो जरा सुजाता के साथ ही जी बहल जाएगा। शादी के सिलसिले में मैंने उसे समझा दिया था कि 1 साल तक मेरी तरक्की होने वाली है। दफ्तर से फारिग होने के बाद मैंने गाड़ी निकाली और सुजाता के बंगले पर पहुंच गया। उसकी माता जी ने मेरा स्वागत किया। सुजाता पहले से ही तैयार थी। हम गाड़ी में बैठकर अशोका होटल आ गए। मैंने महसूस किया कि सुजाता कुछ परेशान सी है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसे बात करने के लिए मौजूद अल्फाज न मिल रहे हो, या वो मौके का इंतजार कर रही हो। मैंने भी कुरेदने की कोशिश न की, लेकिन दिल में सोचता रहा कि सुजाता के जहन में क्या है। कभी उसके साबिक आशिक अरुण की तरफ ख्याल जाता कि कहीं उसने कोई नया शोशा न छोड़ दिया हो। हम होटल के अकबी लॉन में एक रंगीन बड़ी पिकनिक अम्ब्रेला के नीचे कुर्सियों पर बैठे थे। मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा चल रही थी। बरसात का मौसम शुरू होने में ज्यादा देर नहीं थी। जब तक बैरा कॉफी नहीं लाया, सुजाता इधर उधर की बातें करती रही। जब बैरा चला गया तो सुजाता ने कॉफी बनाते हुए कहा, किशन, मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। मैं होशियार हो गया। सोचा जरूर शादी का अल्टीमेटम देगी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जरूर करो, मैं सुन रहा हूँ। सुजाता चुप हो गई।
कॉफी की प्याली मेरे सामने रखने के बाद वो अपनी कॉफी की प्याली में आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिला रही थी। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर जो एक गहरा तजस्सुस था, उससे साफ पता चल रहा था कि बात शादी की नहीं है। मैं भी सख्त तजस्सुस के आलम में था कि आखिर ये क्या बात करना चाहती है। उसके बाद जो कुछ सुजाता ने मुझे बताया उसके बारे में मुझे गुमान भी नहीं हो सकता था। सुजाता ने कॉफी का एक घूंट पिया और प्याली प्लेट में रख दी। फिर आसपास एक निगाह गलत अंदाज में डाली, साड़ी के पल्लू को कांधे पर दुरुस्त किया और मेरी तरफ देखकर बोली, किशन, मैं तुमसे एक बात करने वाली हूँ जिसकी बाबत मुझे गीता पर हाथ रखवा कर कसम दिलाई गई है कि मैं तुम्हें कभी न बताऊं। मैं अंदर से चौंक गया, ये क्या कहने वाली है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है डियर, किसने तुम्हें गीता पर कसम दिलाई थी? खुलकर बात करो।